हैरी पॉटर और हाफ ब्लड प्रिंस, अध्याय 16। बहुत ठंडा क्रिसमस। तो स्नैप उसकी मदद करने का प्रस्ताव रख रहे थे? सचमुच? अगर तुम मुझसे एक बार और यही सवाल पूछोगे तो मैं इस स्प्राउट को तुम्हारी नाक में। मैं तो सिर्फ पक्का कर रहा था। हैरी और रॉन के घर के किचन में सिंक के पास अकेले खड़े थे। मिसेस वीजली के आदेश पर स्प्राउट के पहाड़ को छील रहे थे। खिड़की के सामने बर्फ गिर रही थी। हैरी ने आगे कहा, स्नैप कह रहे थे उन्होंने मेलफॉय की माँ से उसकी रक्षा करने का वादा किया है। उन्होंने अटूट कसम खाई है। अटूट कसम? रॉन ने स्तब्ध दिखते हुए कहा। नहीं, वो नहीं खा सकते। क्या तुम्हें यकीन है? हाँ, मुझे यकीन है। इसका क्या मतलब होता है? हैरी ने कहा। अटूट कसम को तोड़ा नहीं जा सकता, इतना तो मैं समझ गया। अगर कोई इसे तोड़ता है तो क्या होता है? वो मर जाता है। जब मैं 5 साल का था तो फ्रेड और जॉर्ज ने मुझे अटूट कसम खिलाने की कोशिश की थी। मैं कसम खाने को तैयार हो गया था और फ्रेड का हाथ पकड़े हुए था। तभी डैडी ने हमें देख लिया। वो गुस्से से पागल हो गए। फ्रेड का कहना है कि तब से उसका बायां पुट्ठा पहले जैसा नहीं रहा। अच्छा, फ्रेड के पुट्ठे को छोड़ो। क्या कहा? फ्रेड की आवाज आई। दोनों जुड़वा भाई किचन में दाखिल हो गए। ओ जॉर्ज, इसकी तरफ देखो, ये चाकुओं का इस्तेमाल कर रहा है। ईश्वर इनकी रक्षा करे। मैं 2 महीने बाद 17 साल का हो जाऊंगा। फिर मैं ये काम जादू से करूंगा। मुझे यकीन है कि तब तुम हमें अपनी छिपी हुई जादुई योग्यताओं से हैरान कर दोगे। फ्रेड ने उबासी लेते हुए कहा। और योग्यताओं की बात आई है रोनाल्ड, तो हम जिनी से क्या सुन रहे हैं? तुम्हारे और एक लड़की के बीच में क्या चल रहा है? लेवेंडर ब्राउन? रॉन का चेहरा गुलाबी हो गया, लेकिन वो स्प्राउट्स की तरफ मुड़ते समय थोड़ा खुश दिख रहा था। अपने काम से काम रखो। कितना बढ़िया जवाब है। क्या पता तुम इतने अच्छे जवाब कैसे दे लेते हो। हम तो ये जानना चाहते हैं कि ये कैसे हुआ। अच्छा, उसका दिमाग कितना कमजोर कैसे हो गया? देखो ध्यान से। रॉन ने स्प्राउट छीलने वाला चाकू फ्रेड को फेंक कर मारा, जिसे फ्रेड ने अपनी छड़ी लहराकर कागज के हवाई जहाज में बदल दिया। दुर्भाग्य से मिसेस वीजली उसी वक्त कमरे में दाखिल हुई। रॉन, अगर मैंने दोबारा तुम्हें चाकू फेंकते देखा तो तुम्हारी खैर नहीं, उन्होंने गुस्से में कहा। फ्रेड, जॉर्ज, बेटा मुझे अफसोस है, लेकिन आज रात को रीमस आ रहे हैं, इसलिए बिल को तुम दोनों के साथ कमरे में रहना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, जॉर्ज ने कहा। चार्ली नहीं आ रहा है, इसलिए हैरी और रॉन अटारी में रह सकते हैं। अगर फ्लर जिनी के साथ कमरे में रहने को तैयार हो जाती है तो जिनी का क्रिसमस मन जाएगा। फ्रेड बुदबुदाया। तो सभी लोग आराम से रह सकते हैं, कम से कम उन्हें सोने की जगह तो मिल जाएगी, मिसेस वीजली ने थोड़ा परेशान दिखते हुए कहा। फ्रेड ने पूछा, पर्सी तो अपना बदसूरत चेहरा नहीं दिखा रहा है? मिसेस वीजली जवाब देने से पहले मुड़ गई। नहीं, वो व्यस्त है। मिसेस वीजली के किचन से जाने के बाद फ्रेड बोला, वो दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख है, सबसे बड़े 2 मूर्खों में एक। अच्छा तो जॉर्ज, अब चलते हैं। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? रॉन ने पूछा। क्या तुम इन स्प्राउट्स को छीलने में मदद नहीं कर सकते? तुम छड़ी का इस्तेमाल कर दो, हम भी आज़ाद होकर घूमना चाहते हैं। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। जादू के बिना स्प्राउट्स छीलने से चरित्र की नींव मजबूत होती है। और रॉन, अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी मदद करे तो तुम्हें उसकी तरफ चाकू नहीं फेंकना चाहिए। बस मुझे यही सलाह देनी थी। जॉर्ज ने कागज का हवाई जहाज उसकी तरफ फेंकते हुए कहा। हम गांव जा रहे हैं। पेपर शॉप में एक बहुत सुंदर लड़की काम करती है। वो सोचती है मेरे ताश के पत्तों का जादू बहुत अच्छा है। उसका मानना है कि ये असली जादू जैसा है। मूर्ख, रॉन ने कहा जब फ्रेड और जॉर्ज को बर्फ भरे अहाते के पार जाते देखा। उन्हें बस 10 सेकंड लगते हैं और फिर हम भी जा सकते हैं। मैं नहीं जा पाता। मैंने डंबलडोर से वादा किया था, यहाँ रहते समय इधर उधर नहीं भटकूंगा। ओह हाँ, तुम डंबलडोर को स्नैप और मेलफॉय के बीच हुई बातें बताओगे? हाँ, मैं हर उस व्यक्ति को बताऊंगा जो इसे रोक सके, और डंबलडोर का नाम उस सूची में सबसे ऊपर है। मैं तुम्हारे डैडी से भी बात कर सकता हूँ। अफसोस तुम ये नहीं सुन पाए कि मेलफॉय दरअसल क्या कर रहा है। मैं सुन भी नहीं सकता था, यही तो असली बात है। वो स्नैप को भी नहीं बता रहा था। 1-2 पल के लिए खामोशी छा गई। फिर रॉन बोला, जाहिर है तुम्हें पता है वो लोग क्या कहेंगे, डैडी, डंबलडोर और बाकी लोग। वो कहेंगे स्नैप दरअसल मेलफॉय की मदद करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो बस मेलफॉय के इरादों को पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने उनकी बातें नहीं सुनी हैं। कोई भी इतना अच्छा नाटकबाज नहीं हो सकता, स्नैप भी नहीं। हैरी ने सपाट अंदाज में कहा।
तो फिर मेरी बात याद रखना। रॉन की बात सुनते हुए हैरी ने तेवरियां चढ़ाकर उसकी तरफ देखा। तुम तो मानते हो कि मैं सही हूं, है ना? हाँ, मैं तुम्हें सही मानता हूँ, सचमुच मैं ऐसा ही मानता हूँ, लेकिन उन सभी को तो भरोसा है कि स्नैप माया पंछी के समूह में है। हैरी कुछ नहीं बोला। हैरी अब हरमाइनी के बारे में सोच रहा था, जो इस बात से इनकार नहीं कर पाएगी कि मैलफॉय निश्चित रूप से कोई गलत काम कर रहा है, और स्नैप भी ये बात जानते हैं, इसलिए हैरी को ये कहने का हक था, मैंने तुमसे कहा था ना, जो वो रॉन से पहले कई बार कह चुका था। हैरी को मिस्टर वीजली से बात करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि वो क्रिसमस के एक दिन पहले तक मंत्रालय में देर रात तक काम करते रहे। वीजली परिवार और उनके मेहमान लिविंग रूम में बैठे थे। जिनी ने इसे इतने शानदार तरीके से सजाया था, ऐसा लग रहा था जैसे वो बेहतरीन हॉल में बैठे हों। उन सभी को मिसेस वीजली की प्रिय गायिका सेलेस्टिना वॉरबैक का क्रिसमस प्रसारण सुनना पड़ रहा था। इस दौरान रीमस ल्यूपिन, जो पहले से ज्यादा दुबले और फटे हाल दिख रहे थे, आग के पास बैठकर उसकी गहराइयों को घूर रहे थे, जैसे उन्हें सेलेस्टिना की आवाज सुनाई ही न दे रही हो। जब हम 18 साल के थे तो इस गाने पर नाचे थे, मिसेस वीजली ने कहा और अपनी बुनाई पर अपनी आंखें पोंछी। तुम्हें याद है आर्थर? हाँ, मिस्टर वीजली ने कहा। उनका सिर उस संतरे पर झुका हुआ था जिसे वो छील रहे थे। कोशिश करके वो थोड़े सीधे हुए और हैरी की तरफ देखा, जो उनके पास बैठा हुआ था। ओह, इसके बारे में अफसोस है, उन्होंने कहा, रेडियो की तरफ अपना सिर लहराया। जब सेलेस्टिना कोरस में गाने लगी, जल्दी ही खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या मंत्रालय में काफी व्यस्तता है? बहुत। अगर हम प्रगति कर रहे होते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन हमने पिछले 2 महीनों में जो 3 गिरफ्तारियां की हैं, उनमें से मेरे हिसाब से एक भी असली प्राण भक्षी नहीं है। हैरी ने पूछा, तो वो लोग फिर स्टैन शनपाइक को छोड़ देंगे, है ना? मुझे नहीं लगता। मैं जानता हूं कि डंबलडोर ने स्टैन के बारे में सीधे स्क्रीमग्योर से अपील करने की कोशिश की है। मेरा मतलब है, जिसने भी स्टैन से बात की है वो जानते हैं कि वो उतना ही प्राण भक्षी है जितना कि ये संतरा। लेकिन उच्च अधिकारी ऐसा दिखाना चाहते हैं कि वो प्रगति कर रहे हैं। 3 गिरफ्तारियां हमेशा सुनने में 3 गलत गिरफ्तारियों और रिहाई से ज्यादा अच्छी लगती हैं। मिस्टर वीजली, जब मैं स्कूल जा रहा था, मैंने आपसे स्टेशन पर कुछ कहा था। हाँ, मैंने जांच की थी। मैलफॉय परिवार के मकान की तलाशी ली थी। वहाँ ऐसा कुछ नहीं मिला, ना तो टूटा ना सही सलामत, जो वहाँ नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं जानता हूँ, मैंने दैनिक जादूगर में पढ़ा था, लेकिन ये थोड़ा अलग है, थोड़ा और है। फिर उसने मिस्टर वीजली को हर वो बात बता दी जो स्नैप और मैलफॉय के बीच उसने सुनी थी। जब हैरी बोल रहा था तो उसने देखा ल्यूपिन का सिर उसकी तरफ घूम गया और वो उसका कहा हर शब्द सुन रहे थे। मिस्टर वीजली ने कहा, हैरी, क्या तुमने ये नहीं सोचा स्नैप सिर्फ मदद करने का नाटक कर रहे हों ताकि वो मैलफॉय के इरादे जान सकें? हैरी ने कहा, मैंने सोचा था आप यही कहेंगे, लेकिन इस बात का क्या सबूत है? सबूत खोजना हमारा काम नहीं है, ल्यूपिन ने अप्रत्याशित रूप से कहा। ये काम डंबलडोर का है। डंबलडोर को सेवरस पर भरोसा है और ये हम सब के लिए काफी है। लेकिन हैरी ने कहा, मान लीजिए डंबलडोर स्नैप के बारे में गलत हो। लोगों ने कई बार ये बात कही है। मुद्दे की बात यह है कि आपको डंबलडोर की निर्णय शक्ति पर भरोसा है या नहीं। मुझे है, इसलिए मुझे सेवरस पर भी भरोसा है। लेकिन डंबलडोर से भी तो गलतियां हो सकती हैं। उन्होंने ऐसा खुद कहा है। और क्या आप स्नैप को सचमुच पसंद करते हैं? मैं सेवरस को पसंद नहीं करता हूँ और नापसंद भी नहीं करता हूँ। हैरी, मैं सच बोल रहा हूँ। जब हैरी के चेहरे पर उन्होंने संदेह का भाव देखा। हम कभी लंगोटिया यार नहीं बन पाएंगे, खास तौर पर जेम्स और सीरियस और सेवरस के बीच हुई घटनाओं के बाद। बहुत ज़्यादा कटुता हो गई है, लेकिन मैं ये बात नहीं भूला हूँ कि जब मैं हॉगवर्ट्स में पढ़ा रहा था, उस समय सेवरस ने हर महीने मेरे लिए बेहतरीन भेड़िया रोधक काढ़ा बनाया था ताकि मुझे कष्ट न उठाना पड़े। हैरी ने गुस्से से कहा, लेकिन उन्होंने संयोग से लोगों को यह भी बता दिया था कि आप नरभेड़िए हैं, जिस वजह से आपको हॉगवर्ट्स छोड़ना पड़ा था। ल्यूपिन ने कंधे उचका दिए। ये खबर वैसे भी फैल जाती। हम दोनों जानते हैं कि वो मेरा पद पाना चाहता था, लेकिन मेरे काढ़े में छेड़छाड़ करके वो मुझे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता था। उसने मुझे स्वस्थ रखा, मैं कृतज्ञ हूँ। शायद काढ़े के साथ छेड़छाड़ करने की उनकी हिम्मत इसलिए नहीं हुई क्योंकि डंबलडोर उन पर नजर रखे हुए थे। तुम स्नैप से नफरत करने पर आमादा हो हैरी, ल्यूपिन ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, और मैं समझ सकता हूँ। जेम्स जैसे डैडी और सीरियस जैसे गॉड फादर के कारण एक पुराना पूर्वाग्रह
विरासत में मिला है। जो बात तुमने आर्थर को बताई है वो तुम बेशक डंबलडोर को भी बता दो, लेकिन ये उम्मीद मत करना वो उस मामले में तुम्हारी तरह सोचेंगे। ये उम्मीद भी मत करना कि जब तुम उन्हें ये बात बताओगे तो वो हैरान हो जाएंगे। हो सकता है डंबलडोर के आदेश पर सेवरस ने ड्रेको से सवाल पूछे हों। सेलेस्टिना के गाने खत्म हो चुके थे। रेडियो से तालियों की जोरदार आवाज आई। मिसेस वीजली ने भी इस जोश में तालियां बजाईं। ये खत्म हो गया, भगवान का शुक्र है, कितना भयंकर था, फ्लर ने जोर से कहा। तो आप ड्रिंक ले लें, मिस्टर वीजली ने खड़े होते हुए कहा। ड्रिंक कौन लेना चाहता है? मिस्टर वीजली ड्रिंक्स के लिए गए। बाकी लोग पसर कर बात करने लगे तो हैरी ने ल्यूपिन से पूछा, आप क्या कर रहे हैं? ओह, मैं अंडरग्राउंड हूँ। सचमुच? इसीलिए तो मैं तुम्हें चिट्ठियां नहीं लिख पाया। तुम्हें चिट्ठियां भेजने से मेरा भेद खुल जाता। मैं अपने साथियों, अपने जैसे लोगों के बीच रह रहा था। जब उन्होंने देखा कि हैरी समझ नहीं पाया तो वो आगे बोले, नरभेड़ियों के बीच लगभग सभी नरभेड़िए वोल्डेमार्ट की तरफ हैं। डंबलडोर जासूस चाहते हैं और इस काम के लिए मुझसे ज्यादा उपयुक्त और कौन हो सकता है। उनकी आवाज में कटुता झलक रही थी। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं, ये काम जरूरी है और इसे मुझसे अच्छी तरह कौन कर सकता है। बहरहाल नरभेड़ियों का विश्वास हासिल करना मुश्किल है। उन्हें यह साफ नजर आ रहा है कि मैंने जादूगरों के बीच रहने की कोशिश की है, जबकि वो सामान्य समाज से दूर हाशिए पर जिंदा रहते हैं और खाने के लिए चोरी करते हैं। वो वोल्डेमार्ट को क्यों पसंद करते हैं? उन्हें लगता है वोल्डेमार्ट के शासन में उनकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी और जब तक ग्रेबैक वहां है इस बात पर बहस करना मुश्किल है। ग्रेबैक कौन है? तुमने उसका नाम नहीं सुना? ल्यूपिन का हाथ उनकी गोद में बंद हो गया। फेनरिर ग्रेबैक, दुनिया का सबसे खूंखार नरभेड़िया। उसका लक्ष्य है ज्यादा से ज्यादा लोगों को काट कर प्रदूषण फैलाना। इतने ज्यादा नरभेड़िए इसलिए बनाना चाहता है ताकि जादूगरों को जीता जा सके। ग्रेबैक बच्चों के मामले में विशेषज्ञ है। वो कहता है उन्हें बचपन में काट लो, उनके माता पिता से दूर बड़ा करो और जादूगरों से नफरत करना सिखा दो। वोल्डेमार्ट लोगों को धमकी देता है कि वो ग्रेबैक से उनके बेटे बेटियों को कटवा देगा। इस धमकी का आम तौर पर अच्छा असर होता है। ल्यूपिन एक पल ठहरने के बाद बोले, ग्रेबैक ने ही मुझे काटा था। क्या? यानी जब आप छोटे थे तब? हाँ, मेरे पिता ने उसे नाराज कर दिया था। मैं बहुत लंबे समय तक उस नरभेड़िए का नाम नहीं जानता था जिसने मुझ पर हमला किया था। मुझे उस पर तरस आता था। मैं सोचता था कि उसका खुद पर कोई नियंत्रण नहीं था, क्योंकि मैं जानता था कि पूर्णिमा को रूप बदलने पर कैसा महसूस होता है। लेकिन ग्रेबैक ऐसा नहीं है। पूर्णिमा के समय वो अपने शिकारों के करीब आ जाता है ताकि उन पर फौरन हमला कर सके। वो इसकी पूरी योजना बनाता है। वोल्डेमार्ट उसी का इस्तेमाल नरभेड़ियों के मुखिया के रूप में कर रहा है। मैं नाटक नहीं कर सकता कि ग्रेबैक के मुकाबले मेरे तर्क ज्यादा सफल हो रहे हैं, जो इस बात पर जोर देता है कि हम नरभेड़िए खून के हकदार हैं और हमें सामान्य लोगों से प्रतिशोध लेना चाहिए। लेकिन आप भी तो सामान्य हैं, आपके साथ बस एक समस्या है। ल्यूपिन हंसने लगे। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे जेम्स की बड़ी याद आती है। वो सबके सामने इसे मेरी बालों वाली छोटी समस्या कहता था। उसकी बात सुनकर कई लोगों को ये लगता था कि मैं किसी बदमिजाज खरगोश का मालिक हूँ। अपने पिता के जिक्र से उसे याद आया। वो ल्यूपिन से कुछ पूछना चाहता था। क्या आपने कभी किसी हाफ ब्लड प्रिंस के बारे में सुना है? हाफ ब्लड क्या? प्रिंस, हैरी ने कहा, उन्हें गौर से देखने लगा। जादूगरों में राजकुमार नहीं होते, ल्यूपिन ने कहा, जो अब मुस्कुरा रहे थे। क्या तुम अपना नाम रखने की सोच रहे हो? मेरे ख्याल से तो चुनिंदा जादूगर काफी है। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, हैरी ने गुस्से में कहा। हाफ ब्लड प्रिंस हॉगवर्ट्स में था। मेरे पास उसकी पुरानी काढ़ों की किताब है। उसमें हर तरफ मंत्र लिखे हैं। जिसने उन्हें खोजा है उनमें से एक आकाशगामी था। ओह, वो मंत्र, वो तो हमारे जमाने में हॉगवर्ट्स में फैशन में था। मैं 5th ईयर में था तो कुछ महीने ऐसे गुजरे हैं जब कोई टखनों के बल हवा में लटके बिना ज्यादा दूर तक नहीं चल सकता था। मेरे डैडी इसका इस्तेमाल करते थे। मैंने उन्हें स्मृति पात्र में स्नैप पर इसका इस्तेमाल करते देखा था। उसने सामान्य दिखने की कोशिश की, जैसे इस टिप्पणी का कोई महत्व ना हो, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि उसने सही प्रभाव डाला था। ल्यूपिन की मुस्कुराहट में समझ का एहसास झलक रहा था। हाँ, लेकिन वो अकेले ही नहीं थे। जैसा मैंने कहा, ये मंत्र बहुत लोकप्रिय था। तुम जानते हो, मंत्र फैशन में आते हैं और चले जाते हैं।
लेकिन ऐसा लगता है जैसे इसका आविष्कार तभी हुआ था जब आप लोग स्कूल में थे। हैरी ने अपनी बात पर अड़ते हुए कहा, जरूरी नहीं है, मंत्र भी बाकी चीजों की तरह फैशन में आते जाते रहते हैं। उन्होंने हैरी के चेहरे की तरफ देखा और फिर धीरे से बोले, हैरी, जेम्स शुद्ध खून का था और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ उसने हमसे कभी नहीं कहा हम उसे प्रिंस कहकर बुलाएं। अब नाटक छोड़कर हैरी ने पूछा, और सीरियस भी नहीं था या आप? निश्चित रूप से नहीं। हैरी ने आग में घूरा, मैं तो बस सोच रहा था, देखिए उस प्रिंस ने काढ़ों की क्लास में मेरी बहुत मदद की है। हैरी, ये पुस्तक कितनी पुरानी है? क्या पता, मैंने जांच करके नहीं देखा। ल्यूपिन ने कहा, शायद तुम्हें अंदाजा लग जाए कि प्रिंस हॉगवर्ट्स में कब था। इसके कुछ समय बाद फ्लर ने सेलेस्टीना के गाने की नकल करने का फैसला किया। मिसेस वीजली के चेहरे पर स्पष्ट भाव था कि सबको सोने जाना चाहिए। हैरी और रॉन अटारी वाले बेडरूम में गए जहां हैरी के लिए पलंग लग चुका था। रॉन लगभग तुरंत सो गया। हैरी ने सोने के पहले अपने संदूक में हाथ डालकर उच्च स्तरीय काढ़ा निर्माण पुस्तक निकाली और इसके पन्ने पलटे और खोजता रहा। आखिरकार उसे पुस्तक के सामने की तरफ प्रकाशन तारीख मिली जो लगभग 50 साल पुरानी थी। 50 साल पहले न तो उसके पिता न ही उसके पिता के दोस्त हॉगवर्ट्स में थे। थोड़ी निराशा महसूस करते हुए हैरी ने पुस्तक संदूक में फेंक दी, बत्ती बुझाकर लेट गया। वो मजाक कर रही होगी। हैरी अचानक चौंक कर जाग गया। उसे अपने पलंग के सिरे पर एक उभरा मोजा पड़ा दिखा। उसने अपना चश्मा उठाकर लगाया, चारों तरफ देखने लगा। छोटी खिड़की अब बर्फ से लगभग पूरी तरह ढक चुकी थी। इसके सामने रॉन पलंग पर तन कर बैठा था, एक सोने की मोटी चैन देख रहा था। ये क्या है? ये लेवेंडर ने भेजी है, रॉन ने चिढ़ भरी आवाज में कहा। वो ऐसा कैसे सोच सकती है कि मैं इसे पहनूंगा? हैरी ने ज्यादा गौर से देखा, उसके मुंह से हंसी छूट पड़ी। चैन में एक लॉकेट था जिस पर बड़े बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखा था, मेरे दिलबर। ये तो बहुत अच्छी है, तुम्हें इसे निश्चित रूप से फ्रेड और जॉर्ज के सामने पहनना चाहिए। अगर तुमने उन्हें बताया तो मैं रॉन ने चैन के नीचे तकिए को छिपाते हुए कहा, तो मैं हकलाने लगूंगा। हैरी ने मुस्कुराते हुए कहा, छोड़ो भी, मैं ऐसा क्यों करूंगा? अच्छा जरा सोचो, क्या तुमने कभी उसे कहा कि तुम अपने गले में मेरे दिलबर का पट्टा डालकर घूमना चाहते हो? देखो, हम ज्यादातर बात नहीं करते हैं, रॉन बोला। हम तो ज्यादातर समय चूमा चाटी करते हैं, हैरी ने कहा। हाँ, रॉन ने कहा। वो एक पल के लिए झिझका, फिर बोला, हरमाइनी क्या सचमुच मैकलेगन के साथ घूम फिर रही है? क्या पता, वे दोनों एक साथ स्लगहॉर्न की पार्टी में गए थे, लेकिन मुझे लगा कि वो अनुभव ज्यादा अच्छा नहीं रहा। हैरी ने तोहफों की तरफ देखना शुरू किया। रॉन थोड़ा ज्यादा खुश दिख रहा था। हैरी के तोहफों में एक स्वेटर था जिसमें सामने की तरफ एक बड़ी सुनहरी गेंद थी। इसे मिसेस वीजली ने हाथ से बुना था। वीजली जादूगरी दुकान के प्रोडक्ट्स का एक बड़ा बॉक्स था जो जुड़वा भाइयों ने दिया था। इसके अलावा थोड़ा गीला सीलन भरी गंध वाला पैकेट था जिस पर लेबल लगा था, मालिक को क्रिचर की तरफ से। हैरी ने घूरते हुए पूछा, तुम्हें क्या लगता है इसे खोलना सुरक्षित होगा? कोई खतरनाक चीज तो नहीं हो सकती? मंत्रालय में हमारी सारी डाक की जांच होती है। हालांकि वो पार्सल को शंका से देख रहा था। क्रिचर को कोई चीज देने का मुझे ध्यान ही नहीं रहा। क्या लोग आमतौर पर घरेलू जिन्नों को क्रिसमस पर तोहफे देते हैं? हरमाइनी तो जरूर देती होगी, रॉन ने कहा। लेकिन ठहरो, तुम अपराधी महसूस करो, इसके पहले तुम इसे खोलकर देख तो लो, इसमें क्या है। एक पल बाद हैरी जोर से चीखा, पलंग से नीचे कूद गया। पैकेट में बहुत सारे कीड़े थे। अच्छा है, बहुत सोच विचार कर तोहफा दिया है, रॉन ने हंसी का ठहाका लगाया। उस चैन से तो यही ज्यादा अच्छा है, हैरी ने कहा, जिससे रॉन तत्काल गंभीर हो गया। क्रिसमस लंच के समय सभी लोग नए स्वेटर पहने थे, सिर्फ फ्लर ही नया स्वेटर नहीं पहने थी। मिसेस वीजली ने भी नया स्वेटर नहीं पहना था, वो जादूगरों का नया नीला हैट पहने थी। इसके अलावा वे सोने का एक शानदार हार पहने हुए थी। फ्रेड और जॉर्ज ने मुझे ये दिए हैं, कितने सुंदर हैं, है ना? हम अपने मोजे खुद धो रहे हैं, इसलिए अब हम आपकी ज्यादा कद्र करने लगे हैं। जॉर्ज ने हवा में हाथ लहराया। रीमस, पार स्निप्स लोगे? हैरी, तुम्हारे बालों में कीड़ा है, जिनी ने चहकते हुए कहा। टेबल के पार झुककर उसे हटा दिया। हैरी की गर्दन पर रोंगटे खड़े हो गए, जिनका कीड़ों से कोई लेना देना नहीं था। कितना भयंकर है, फ्लर ने थोड़ा कांपते हुए कहा। हाँ है ना, रॉन ने कहा। ग्रेवी लोगी फ्लर?
फ्लर की मदद करने के जोश में उसके हाथ से ग्रेवी की कढ़ाई को धक्का लग गया। ग्रेवी हवा में उड़ गई। बिल ने छड़ी लहराई और ग्रेवी उड़कर वापस कढ़ाई में आ गई। तुम तो टोंक्स जितने बुरे हो, फ्लर ने रॉन से कहा। वो हमेशा चीजें गिराती रहती है। मैंने टोंक्स को बुलाया था लेकिन वो नहीं आ पाई। क्या तुम्हारे उससे बात हुई है रिमस? नहीं, मैं ज्यादा संपर्क में नहीं हूँ। दरअसल मुझे ऐसा लगा कि वो क्रिसमस पर अकेली रहना चाहती है। उन्होंने ल्यूपिन को चिढ़कर देखा, जैसे उन्हीं की गलती हो कि उन्हें टोंक्स की बजाय फ्लर जैसी बहू मिल रही थी। हैरी उनकी तरफ देखकर सोच रहा था, मिसेस वीजली एक ऐसी लड़ाई लड़ रही हैं जिसमें उनकी हार तय है। बहरहाल उसे टोंक्स के बारे में एक सवाल याद आया और ल्यूपिन से ज्यादा अच्छी तरह इसका जवाब कौन दे सकता था, जो पितृदेव के बारे में सब कुछ जानते थे। टोंक्स के पितृदेव ने रूप बदल लिया है, इसने अपने ऐसा कहा था। मुझे पता नहीं कि ऐसा हो सकता है। पितृदेव ने रूप क्यों बदल लिया? ल्यूपिन ने अपनी टर्की चबाने और निगलने का समय लिया, फिर धीरे से बोले, कई बार बड़ा सदमा, भावनात्मक उथल पुथल, और ये बड़ा दिख रहा था। इसके 4 पैर थे। फिर उसके मन में एक विचार आया। उसने आवाज धीमी कर ली, सुनिए, कहीं ऐसा तो नहीं? आर्थर, मिसेस वीजली ने अचानक कहा। आर्थर, पर्सी आया है। क्या? मिस्टर वीजली ने पलट कर देखा। जल्दी ही खिड़की की तरफ देखने लगे। जिनी अच्छी तरह देखने के लिए खड़ी हो गई। सचमुच वहां पर पर्सी वीजली था। बहरहाल वो अकेला नहीं था। आर्थर, उसके साथ मंत्री जी हैं। और सचमुच जिस आदमी की फोटो हैरी ने दैनिक जादूगर में देखी थी वो पर्सी के साथ आ रहा था। वो लंगड़ा रहे थे, उनके सफेद होते बाल झूल रहे थे। इससे पहले कि उनमें से कोई कुछ कह पाता, मिस्टर और मिसेस वीजली स्तब्ध नजरों से एक दूसरे को देखने के अलावा कुछ कर पाते। पीछे वाला दरवाजा खुल गया। पर्सी वहां खड़ा था। एक पल के लिए दर्दनाक खामोशी छा गई। पर्सी अजीब सी आवाज में बोला, मम्मी, क्रिसमस की शुभकामनाएं। ओह पर्सी। मिसेस वीजली ने उसे गले लगा लिया। रूफस स्क्रिमग्योर दरवाजे की चौखट पर खड़े रहे। वो चलने वाली छड़ी पर टिके थे और इस भावनात्मक दृश्य को देखकर मुस्कुरा रहे थे। आपको बिना अनुमति के चले आने के लिए मुझे माफ करना होगा, उन्होंने कहा जब मिसेस वीजली ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराकर आंखें पूछी। पर्सी और मैं काम के सिलसिले में गुजर रहे थे और उसके मन में परिवार से मिलने की इच्छा हुई, लेकिन पर्सी ने परिवार के बाकी किसी सदस्य से मिलने का कोई उत्साह नहीं दिखाया। मिस्टर वीजली, फ्रेड और जॉर्ज पथरीले चेहरों के साथ उसे देख रहे थे। अंदर आइए, बैठिए मंत्री जी। मिसेस वीजली हड़बड़ाकर अपने हैट को सीधा करते हुए बोली, थोड़ी टर्की या वाइन लें? मेरा मतलब है, क्रिमग्योर ने कहा। नहीं नहीं मौली। हैरी ने अंदाजा लगाया कि मकान में दाखिल होने के पहले उन्होंने पर्सी से उसकी माँ का नाम पूछा होगा। मैं यहाँ बिल्कुल नहीं आया होता अगर पर्सी इतनी बुरी तरह आप सभी से नहीं मिलना चाहता। ओह पर्सी, मिसेस वीजली ने आंसू भरी आंखों से कहा, उसे चूमने के लिए आगे बढ़ी। हम सिर्फ 5 मिनट के लिए आए हैं। मैं बाहर अहाते में घूमता हूँ, आप पर्सी से बातचीत कर लें। नहीं नहीं, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, मैं बीच में दखल नहीं देना चाहता। अच्छा, अगर मुझे कोई आपका बगीचा दिखाना चाहे? ओह, उस लड़के का खाना खत्म हो चुका है क्या? वो मुझे बगीचा दिखा सकता है? टेबल का माहौल बदल गया। सभी स्क्रिमग्योर से पलटकर हैरी की तरफ देखने लगे। कोई भी स्क्रिमग्योर के इस बहाने को मानने को तैयार नहीं था कि वो हैरी का नाम नहीं जानते हैं। हाँ ठीक है, हैरी ने खामोशी तोड़ते हुए कहा। वो मूर्ख नहीं बना था। वो स्क्रिमग्योर के बहाने को समझ गया था। वो जानता था कि वो काम के सिलसिले में इस इलाके से नहीं गुजर रहे थे। वो जानता था पर्सी अपने परिवार से नहीं मिलना चाहता था। वो तो यहाँ इसलिए आए थे ताकि स्क्रिमग्योर हैरी से अकेले में बात कर सके। ठीक है, उसने ल्यूपिन के पास से गुजरते हुए धीरे से कहा, जो अपनी कुर्सी से आधे उठ गए थे। जब मिस्टर वीजली ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला तब भी वो बोला, ठीक है, बहुत बढ़िया, स्क्रिमग्योर ने कहा और पीछे हटकर हैरी को दरवाजे से अपने आगे निकलने दिया। हैरी अहाते के पार वीजली परिवार के बर्फ से ढके बगीचे की तरफ चल दिया। स्क्रिमग्योर उसके बगल में थोड़े लंगड़ा कर चल रहे थे। वो सख्त दिख रहे थे। उनके शरीर पर चोटों के निशान थे। वो हैट पहने मोटे फज से बहुत अलग थे। बहुत बढ़िया, स्क्रिमग्योर ने बगीचे की फेंस पर रुकते हुए और बर्फ भरे लॉन और पहचान में ना आने वाले पौधों की तरफ देखते हुए कहा। बहुत बढ़िया। हैरी कुछ नहीं बोला। वो जानता था स्क्रिमग्योर उसे देख रहे हैं। मैं तुमसे काफी समय से मिलना चाहता था। क्या तुम ये बात जानते हो? नहीं। ओह हाँ, काफी समय से, लेकिन डंबलडोर तुम्हें बहुत संभाल कर रख रहे थे। निश्चित रूप से यह स्वाभाविक है, तुमने बहुत कुछ झेला है।
खासकर मंत्रालय में हुई घटना के बाद। वो आगे बोले, जब से मैं मंत्री बना हूं तुमसे बात करने का मौका तलाश रहा हूं, लेकिन डंबलडोर ने बहुत समझदारी से इसका मौका नहीं दिया। हैरी कुछ नहीं बोला। चारों तरफ अफवाहें उड़ रही हैं। ओह, जाहिर है हम दोनों जानते हैं खबर किस तरह विकृत होती है। तुम्हारे चुनिंदा जादूगर होने की अफवाहें। हैरी ने सोचा अब वो उस बात के करीब आ रहे हैं जिस कारण वो यहाँ आए थे। मुझे लगता है कि डंबलडोर ने तुमसे ये बातें की होंगी। हैरी ने सोचा उसे झूठ बोलना चाहिए या सच। उसने क्यारियों के चारों तरफ बौनों के पैरों के निशान देखे। हाँ, हमने इस बारे में बात की है। अच्छा, स्क्रिमग्योर ने कहा। हैरी कनखियों से देख सकता था। स्क्रिमग्योर उसकी तरफ देख रहे थे। और हैरी, डंबलडोर ने तुम्हें क्या बताया? माफ कीजिए, लेकिन वो हमारे बीच की बात है। उसने अपनी आवाज को जितना हो सके खुशनुमा बनाने की कोशिश की थी। स्क्रिमग्योर ने भी हल्के फुल्के दोस्ताना अंदाज में कहा, जाहिर है ये गोपनीयता का मामला है तो मैं भी नहीं चाहूंगा कि तुम मुझे बताओ। और दरअसल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम चुनिंदा जादूगर हो या नहीं। मैं नहीं समझ पाया आप क्या कहना चाह रहे हैं मंत्री जी। जाहिर है तुम्हारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, लेकिन जादूगर समुदाय के लिए ये विश्वास का मामला है। हैरी कुछ नहीं बोला। देखो, लोग मानते हैं कि तुम चुनिंदा जादूगर हो। वो तुम्हें हीरो मानते हैं, जो जाहिर है तुम हो हैरी, भले ही तुम चुनिंदा जादूगर हो या ना हो। अब तक तुम कितनी बार तुम जानते हो कौन का सामना कर चुके हो। फिर जवाब का इंतजार किए बगैर वो आगे बोले, महत्वपूर्ण बात यह है तुम ज़्यादातर लोगों के लिए आशा का प्रतीक हो। लोगों का मनोबल इस विचार से बढ़ जाता है कि कोई है जो तुम जानते हो कौन को नष्ट कर सकता है, जिसकी किस्मत में यही लिखा है। और मैं ये सोचे बिना नहीं रह पाता हूँ कि जब तुम्हें एहसास हो जाएगा तो तुम्हें ये अपना कर्तव्य लगेगा कि तुम मंत्रालय का साथ देकर सबका मनोबल बढ़ाओ। हैरी ने कहा, मैं समझ नहीं पाया आप क्या चाहते हैं। मंत्रालय का साथ देकर सबका मनोबल बढ़ाओ से आपका क्या मतलब है? ओह, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ ये काम ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर तुम समय समय पर मंत्रालय आते जाते रहोगे तो इससे अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और जाहिर है वहाँ तुम्हें गेवेन रोबोट से बातचीत करने का मौका मिलेगा, जो मेरे बाद ऑरर कार्यालय में प्रमुख है। डोलोरेस अम्ब्रिज ने मुझे बताया था कि तुम ऑरर बनना चाहते हो। ये बहुत आसानी से किया जा सकता है। हैरी के पेट में गुस्सा उबलने लगा तो डोलोरेस अम्ब्रिज अभी मंत्रालय में है। कुल मिलाकर उसने कहा जैसे वो कुछ मुद्दे साफ कर लेना चाहता हो। आप जनता को ये विश्वास दिलवाना चाहते हैं मैं मंत्रालय के लिए काम कर रहा हूँ। हैरी, तुम्हारे जुड़ने से चीजें और भी रोमांचक हो जाएंगी। तुम्हारे जुड़ने से मनोबल बढ़ेगा, स्क्रिमग्योर ने कहा, जो इस बात पर राहत में दिखे कि हैरी जल्दी समझ गया था। चुनिंदा जादूगर, इससे लोगों के मन में उम्मीद रहेगी। लेकिन अगर मैं मंत्रालय आता जाता रहूंगा तो क्या इसे ऐसा नहीं लगेगा कि मैं मंत्रालय के कामों से खुश हूँ? देखो, कुछ हद तक। इसीलिए हम ये चाहते हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए, मैं मंत्रालय के कुछ कामों को पसंद नहीं करता हूँ, जैसे स्टैन शनपाइक को कैद करना। स्क्रिमग्योर कुछ पल के लिए कुछ नहीं बोले। उनके चेहरे का भाव तत्काल सख्त हो गया। मुझे पूरी उम्मीद थी तुम नहीं समझोगे, उन्होंने कहा। वो अपनी आवाज़ से गुस्से को दूर रखने में उतने कामयाब नहीं थे जितना हैरी हुआ था। ये खतरनाक समय है, कुछ कदम उठाए जाने की ज़रूरत है। तुम 16 साल के हो। डंबलडोर तो 16 साल से बहुत ज़्यादा बड़े हैं, है ना? और वो भी ऐसा नहीं सोचते हैं कि स्टैन को अस्कबान में रहना चाहिए। आप स्टैन को बलि का बकरा बना रहे हैं, जिस तरह आप मुझे शुभंकर बनाना चाहते हैं। उन्होंने लंबी और कठोर निगाह से एक दूसरे को देखा। आखिरकार स्क्रिमग्योर ने कहा, जिसमें गर्मजोशी का नाटक नहीं था, मैं समझ गया। तुम अपने हीरो डंबलडोर की तरह मंत्रालय से अलग रहना चाहते हो। मैं ये नहीं चाहता कि मेरा इस्तेमाल किया जाए। कुछ लोग कहेंगे ये तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम मंत्रालय को अपना इस्तेमाल करने दो। हाँ, लोग कह सकते हैं। हाँ, और दूसरे लोग ये कह सकते हैं आपका कर्तव्य है कि आप जेल में डालने से पहले ये जांच करें कि लोग सचमुच प्राण भक्षी हैं या नहीं हैं। हैरी ने कहा। उसका गुस्सा बढ़ रहा था। आप वही कर रहे हैं जो बार्टी क्राउच ने किया। आप लोग इस बात को सही तरीके से समझते ही नहीं हैं, या तो फज होते हैं जो नाटक कर रहे थे कि हर चीज़ ठीक है, जबकि उनकी नाक के नीचे लोगों की हत्याएं हो रही थीं, या फिर हमें आप मिलते हैं
जो गलत लोगों को जेल में डालते हैं और ये नाटक करने की कोशिश करते हैं कि चुनिंदा जादूगर आपके लिए काम कर रहा है। तो तुम चुनिंदा जादूगर नहीं हो? आपने ही तो कहा था इससे फर्क नहीं पड़ता। हैरी ने कटुता से हंसते हुए कहा, कम से कम आपको तो नहीं पड़ता। स्क्रीमगेयर ने जल्दी से कहा, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, ये मेरी भूल थी। नहीं, ये सच था। आपने आज इससे ज्यादा सच्ची बात नहीं कही है। आपको मेरे जीने मरने की परवाह नहीं है। आपको इस बात की परवाह है कि मैं जनसाधारण को ये विश्वास दिलाने की कोशिश करूं कि आप वोल्डेमॉर्ट के खिलाफ युद्ध जीत रहे हैं। मैं भूला नहीं हूं मंत्री जी। उसने अपनी दाईं मुट्ठी उठाई। उसके ठंडे हाथ के पीछे वो निशान सफेद चमक रहे थे जहां डोलोरेस अम्ब्रिज ने उसे अपने ही मांस पर लिखने के लिए विवश किया था। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। जब मैं सबको वोल्डेमॉर्ट की वापसी के बारे में बताने की कोशिश कर रहा था तब आप मेरी रक्षा के लिए नहीं आए थे। पिछले साल मंत्रालय मुझसे दोस्ती करने के लिए इतना उतावला नहीं था। वो खामोशी में खड़े रहे जितनी कि उनके पैरों के नीचे की जमीन। डंबलडोर के इरादे क्या हैं? जब वो हॉगवर्ट्स से गायब रहते हैं तो वो कहाँ जाते हैं? पता नहीं। और अगर तुम्हें पता भी होता तब भी तुम मुझे कुछ नहीं बताते, है ना? हाँ, मैं नहीं बताता। अच्छा, तो मुझे दूसरे तरीके से इसका पता लगाना होगा। आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप फज से ज्यादा चतुर दिखते हैं, इसलिए मैंने सोचा था कि आप उनकी गलतियों से सबक ले चुके होंगे। उन्होंने हॉगवर्ट्स में हस्तक्षेप करने की कोशिश की थी। आपका ध्यान इस तरफ गया होगा। वो आज मंत्री नहीं है, लेकिन डंबलडोर आज भी हेडमास्टर हैं। अगर मैं आपकी जगह होता तो डंबलडोर के मामले में दखल नहीं देता। एक लंबी खामोशी छाई रही। अच्छा, तो मैं समझ गया हूं कि उन्होंने तुम पर बहुत अच्छा काम किया है। स्क्रीमगेयर की आंखें उनके तार के फ्रेम वाले चश्मे के पीछे बहुत ठंडी और सख्त थीं। पॉटर, तुम डंबलडोर के सच्चे शागिर्द हो। हाँ, मैं हूं, और मुझे खुशी है कि आप ये बात समझ गए। फिर वो जादू मंत्री की तरफ पीठ घुमाकर घर की तरफ बढ़ने लगा।